Good morning, class. So this is our second video of chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. अभी तक हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था, क्या क्या चेंजेस होते हैं, हाइट में क्या चेंज होता है, बॉडी शेप कैसी हो जाती है, वॉइस चेंजेस कैसे हो जाते हैं, एक्टिविटी में जैसे स्वेटिंग वगैरह आपको होने लगती है, ठीक है, मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी आने लगती है और बॉयज़ में एडम्स एप्पल आने लगता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग अ मेल फ्रॉम अ फीमेल, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो आपको ये बताते हैं मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, यानी देखकर आप कैसे पता लगाएंगे। सेक्सुअल डिमोर्फिज्म is the marked difference between the male and female of a species because of apparent physical traits, यानी sexual dimorphism मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसी से आप पता लगा लेते हैं किसी भी स्पीसीज के मेल और फीमेल के बारे में, ठीक है। सम कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, अब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यहाँ पर हम रीड करेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉय के अंदर होते हैं, यानी फेशियल हेयर, उनके फेस पे जो है वो हेयर आने लग जाते हैं, वॉइस जो है वो डीप हो जाती है और हेयर जो है वो चेस्ट के ऊपर आने लगते हैं। और गर्ल्स में क्या हो जाता है, ब्रेस्ट जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है और उनकी वॉइस जो है वो हाई पिच की हो जाती है, तीखी हो जाती है, पतली हो जाती है। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब दोनों में क्या होता है, आर्मपिट के अंदर हेयर आने लगते हैं, हेयर जो है वो प्यूबिक रीजन में आने लगते हैं। हार्मोनल कंट्रोल्स, यानी आपकी बॉडी में हर जगह हेयर आने लगते हैं, हेयर का ग्रोथ जो है वो एडोलेसेंट एज में होने लगता है। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल दीज चेंजेस इन द एडोलेसेंट पीरियड। हार्मोन्स जो होते हैं आपके वही चेंजेस को कंट्रोल करते हैं आपके एडोलेसेंट पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर आप अभी हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स दीज हार्मोन्स, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमने पीछे भी पढ़ा था, वही इन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और हार्मोन्स जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके कोई भी एक्टिविटी में। बॉयज़ में टेस्टीज सिक्रीट्स द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी चेंजेस इन बॉयज़, और जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है यही बॉयज़ के कई सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और गर्ल्स में जो ओवरीज होती हैं वो एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ करती हैं, सिक्रीट करती हैं। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, और इसीलिए उनका जो चेस्ट पोर्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। द एक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सारे एक्शन किसके कंट्रोल में होते हैं बेटा, उन हार्मोन्स के जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज करती है। अनदर हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, और बाकी जो हार्मोन्स हैं उनमें से जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें से एक हार्मोन ऐसा है जो एग्स का, गर्ल्स में जो एग्स मैच्योर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बॉयज़ में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस मतलब विच मीन्स दैट हार्मोन रीचेज द टारगेट साइट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ये जो हार्मोन्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम के द्वारा टारगेटेड साइट पे या आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं। रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, अब हार्मोन का रोल क्या होता है आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करना, एक्टिव करना। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड होती है तो इसलिए ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होती है और हार्मोन को रिलीज़ करती है, और वो टारगेटेड साइड यानी जहाँ पर उनको जाना होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसको टारगेट करना होता है। द टारगेट साइड रिस्पॉन्स टू द हार्मोन, और टारगेट साइड जो है वो हार्मोन्स का रिस्पॉन्स करते हैं। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी, अब बॉडी के अंदर कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है या फिर डक्टलेस ग्लैंड भी जिसको आप बोलते हैं। द टेस्टीज एंड द ओवरीज सिक्रीट सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स हार्मोन, टेस्टीज और जो ओवरीज होती है वो सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। यू हैव जस्ट लर्नड दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो टेस्टीज और ओवरीज होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है मेल और फीमेल में सेक्शुअल
कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और बाकी जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सब किसके अंदर किसके कंट्रोल में होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के। द पिट्यूटरी सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक ओवा मच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम दैट फॉर्म इन द टेस्टिस। सेम के ओवरीज जो है, ओवा जो है यानी जो एग है उसको हम ओवा भी बोलते हैं, जो ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होती है, और जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन विद द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तभी स्टार्ट हो जाता है। एंड इट हैपन्स अराउंड द सेम एज इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। और बॉयज़ और गर्ल्स में लगभग साथ एक ही जैसी उम्र के अंदर होता है। बट द रिप्रोडक्टिव फेज इन मैन लास्ट मच लॉन्गर देन द फीमेल। मगर मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो लंबा चलता है और गर्ल्स में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। रिप्रोडक्टिव फेज इन वीमेन लास्ट टिल अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज। जो फीमेल का रिप्रोडक्शन है यानी जब फीमेल है वो बेबीज़ कब तक प्रोड्यूस कर सकती हैं? जब तक वो 50 ईयर्स की मैक्सिमम हो जाती है तब तक। और जो मेल है वो 60 के बियॉन्ड यानी 60 से ऊपर जब हो जाते हैं तब भी बेबीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल। अब मेंस्ट्रुअल क्या होता है? इन फीमेल ओवरीज रिलीज 1 एग ड्यूरिंग ईच मंथ। हमेशा क्या होता है, हर मंथ में, हर महीने में फीमेल एक एग रिलीज करती हैं अपनी ओवरीज में से। आफ्टर दैट देयर यूट्रस डेवलप अ थिनिंग टू सपोर्ट द फ्यूटल टू प्रिपेयर फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। और उसके बाद क्या होता है, यूट्रस में एक लेयर जो है वो बन जाती है, ठीक है, ताकि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब एग मैच्योर होता है कि प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो जो यूट्रस होता है एक बड़ी सी लेयर जो है, थिक लेयर जो है बेबी के लिए प्रिपेयर कर लेता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है और जो फीटस है वो आता है तो उसके लिए एक थिक लेयर बना दी जाए। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, मगर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बेबी प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, फ्यूटस नहीं आता है, तो क्या होता है, एग एंड थिनिंग इन द यूट्रस ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो जो एग होता है और जो थिकनिंग लेयर जो उसने बनाई थी हमारे यूट्रस ने, तो वो उसको शेड करना शुरू कर देते हैं कि उनको पता चल जाता है कि इस बारी बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसको शेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में। दिस रिजल्ट इन ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, और इसीलिए वेजाइना में से ब्लीडिंग होती है कुछ दिनों के लिए। menstruation is the bleeding at the end of the menstrual cycle। और साइकिल के एंड में क्या होता है, जब आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में जो है शेड कर देते हैं एग्स को भी, और जो थिकनिंग लेयर बनाई थी उन्होंने बेबी को सपोर्ट करने के लिए उसको भी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल refers to the events which begin with the release of an egg and ends in shedding of the egg। menstrual cycle वो होता है जब आपकी जो कब begin होती है, जब आपके एग रिलीज होते हैं ओवरीज में, ठीक है, और ख़त्म कब होती है, जब आप एग्स शेड हो जाते हैं बॉडी के अंदर से। menstrual cycle यूजुअली ऑफ 28 to 30 डेज, 28 से 30 डेज़ की होती है, यानी जब आपकी ओवरीज एग रिलीज़ करती हैं और फिर जब वो फर्टिलाइज नहीं होती है तो आपके बॉडी में से शेड हो जाती है। वो 28 to 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। हर फीमेल के अंदर ये टाइम पीरियड अलग अलग होता है, 4 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़, ठीक है, जो शेडिंग का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। मेनाक। अब मेनाक क्या होता है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन द गर्ल्स लाइफ इज कॉल्ड मेनाक, यानी जब फर्स्ट टाइम कोई भी गर्ल जो है ब्लीड करती है, जब उसके एग्स और जो थिनिंग लेयर है वो शेड होती है उनकी बॉडी में से, जब उनकी वजाइना में से ब्लीडिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेनाक। मेनाक मार्क्ड इन द बिगनिंग ऑफ द प्यूबर्टी इन गर्ल्स। और ये क्या है? एक मार्क है जो क्या आपको बताता है कि प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो गई है। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज जो है दैट सिसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टॉप हो जाती है उसके बाद आपकी ओवरीज जो है एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, जो 45 to 50 की एज लिमिट के बीच में होता है। मेनोपॉज मार्क एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। और ये क्या साइन होता है कि अब इसके बाद आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, ठीक है। अब हार्मोन्स के अंदर हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स के अंदर। इन फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटामॉर्फोसिस,
ठीक है। जो हम हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह फ्रॉग्स में, इंसेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा रोल जो है, इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है। द हार्मोन थायरॉक्सिन इज हेल्पफुल इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ द एग। ठीक है। दैट इज कन्वर्टिंग अ टैडपोल इन द फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस आपको पता ही होगा, एक छोटा सा जो टैडपोल होता है उसको फ्रॉग में कन्वर्ट करना, ये पूरे प्रोसेस को ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये हार्मोन जो है थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है मेटामॉर्फोसिस में फ्रॉग के अंदर। द इंडाइसिन एंड जुवेनाइल हार्मोन हेल्प द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द इंसेक्ट्स दैट इज कन्वर्टिंग द प्यूपा टू अडल्ट फॉर्म। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो फ्रॉग के लिए हेल्पफुल होता है, ऐसे ही एंडिसन और जुवेनियन जो है वो इंसेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट होता है। द थायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट थायरॉक्सिन, अ हार्मोन एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रल इनसाइड ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन। जो थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है, थायरॉइड ग्लैंड होता है, वो थायरॉक्सिन रिलीज करता है, एक हार्मोन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स समझते हो, जो हम क्लासीफाई करते हैं वर्टिब्रेट्स जैसे ह्यूमन बीइंग। ठीक है। टू अंडरस्टैंड थायरॉक्सिन को हम TH लिखते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। एक्शन, द डोनाल्ड ब्राउन लैब स्टडीज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक रोल ऑफ द हार्मोन्स द कंट्रोल ऑफ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। तो डोनाल्ड ब्राउन जो है उन्होंने लैब के अंदर स्टडी करी एक मोस्ट ड्रामेटिक रोल को हार्मोन्स के, जो किसको कंट्रोल करता है, एम्फीबियंस के मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। यानी बेबी को छोटे से लेके बड़ा बनाने तक जो भी प्रोसेस इसमें होता है, जैसे फ्रॉग में और इंसेक्ट में, इसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी। द प्रोसेस बाय विच द टैडपोल टर्न इनटू फ्रॉग, ही स्टडी द फ्रॉग एक्सनोपस लेविस फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने फ्रॉग के ऊपर स्टडी करी कि कैसे टैडपोल से फ्रॉग बन गया। ठीक है। तो फ्रॉग का नाम है ये, फ्रॉग के ऊपर जो इन्होंने स्टडी करी थी साउथ अफ्रीका से था ये, बिकॉज इट इज़ ईजी टू रेयर। ठीक है। Events as different as formation of limb, the remodeling of the organs and the resourcing of the tadpole tissue such as the tail are all directed by thyroxine। यानी टैडपोल से फ्रॉग में बनने का, यानी उसकी टेल को जैसे शेड करना, उसके हाथ पैर आना, ये सब की सब जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो कौन इसको डायरेक्ट करता है, थायरॉक्सिन। यानी थायरॉक्सिन के कारण ही ये सारे चेंजेस टैडपोल में आते हैं और वो एक बड़ा फ्रॉग बन जाता है। हाउ कैन अ सिंपल मॉलिक्यूल कंट्रोल सो मैनी डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंज। अब छोटा सा ऑर्गन कैसे इतने सारे और इतने अलग अलग डेवलपमेंट चेंजेस को जो है वो कंट्रोल करता है। द हार्मोन वर्क्स बाय रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ जीन्स। अब जो हार्मोन है वो कैसे काम करता है, वो जीन्स के जो एक्सप्रेशन है उसको रिलीज़ करता है। इट इंस्ट्रक्ट सम जीन्स टू एब्जॉर्ब द टेल, और कुछ जीन्स को वो डायरेक्ट करता है कि टेल को एब्जॉर्ब कर लो, यानी ख़त्म कर दो। एंड ग्रिल्स, जो उसके ग्रिल्स होते हैं, क्योंकि वो फिश जैसा होता है जब पैदा होता है, तो इसके गिल्स गिल्स और टेल्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी न्यू टिश्यूज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसके लिम्स और हैंड्स जो हैं ये सब उसके आने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अब हम पढ़ते हैं। हेल्थ इज़ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। हेल्थ जो है बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ बेसिकली बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल द डिसीजेज एंड इन्फेक्शन। और इसका क्या मतलब है कि अब सारी डिजीजेज और इन्फेक्शन से फ्री रहें, वही एक हेल्थ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली भी यानी शरीर से भी, और मेंटली यानी दिमाग से भी। ऐसे नहीं आपकी बॉडी तो बहुत फिट है और आपके माइंड में टेंशन चलती रहती है, आप परेशान रहते हो, तो वो मेंटल हेल्थ खराब होना हुआ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ एन एनर्जेटिक कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है वो बहुत ही एनर्जेटिक एक आपका कंडीशन होती है, विच रिजल्ट फ्रॉम द बॉडीज़ constant modification and ability to adapt in response to stress and change in the environment। जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक कंडीशन होती है और ये आपकी बॉडी को मॉडिफाई कर देती है, ये अडेप्ट करती है आपके स्ट्रेस कैसे आपको
स्ट्रेस अगर हो रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल। बीइंग हेल्दी इज़ नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल एट एनी एज। हेल्दी रहना किसी भी उम्र के इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो या कोई यंग पर्सन हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिस बिकम स्पेशली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द अडोलसेंट, और अडोलसेंट के टाइम तो आपको हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर दिस अ पर्सन नीड टू बी नॉट ओनली डिजीज़ फ्री, इनफैक्ट ही और शी शुड बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली हेल्दी एंड फिट। सिर्फ आपको डिजीज़ फ्री ही नहीं रहना है इस एज में, आपको अपना मेंटल हेल्थ और अपना फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा फिट और हेल्दी रखना है। एक हाइजीनिक लाइफ जो होती है वो आपकी हेल्दी बॉडी की तरफ एक डोर होता है और माइंड की तरफ। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर टू बी हाइजीनिक ड्यूरिंग द अडोलेसेंस। अब इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और आपको अडोलेसेंट एज के दौरान क्यों हाइजीनिक रहना यानी साफ़ सुथरे रहना, जर्म्स फ्री रहना ज़रूरी है, ये भी हम पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड reproductive health for the healthy society and population. Adolescent is that stage when a person experience growth and sexual maturity. Adolescent एक ऐसी एज है जहाँ पर आप ग्रोथ महसूस करते हो अपने अंदर, सेक्सुअली मच्योर अपने आप को फील करते हो। Thus it is essential to practice good हाइजीनिक हैबिट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेज इटसेल्फ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हाइजीन, अपनी बॉडी का हाइजीन मेंटेन रखो, आसपास सफाई रखो, बॉडी को क्लीन रखो। ऐसा नहीं है स्वेट में भीगी हुई है बॉडी में से स्मेल आ रही है, तो ये स्टेज बहुत ज़्यादा सही है आपको ये सिखाने के लिए कि आपकी बॉडी को हाइजीन या अपनी बॉडी को हाइजीन की हैबिट डालने के लिए। In order to ensure proper health, one has to maintain hygiene at a personal level. आपको पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। They also has to take care of the hygiene at the community level, और social level पर भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। There are some necessary precautions that you need to take care when you आर इन योर अडोलसेंट पीरियड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जिसको आपको ध्यान रखना है अपने अडोलसेंट पीरियड में। सबसे पहले है बैलेंस डाइट, यानी खाना जो है, डाइट जो है आपकी वो बैलेंस होनी चाहिए। अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। सारे एज ग्रुप के लोगों के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जैसे कार्ब्स ही खा रहे हैं या प्रोटीन ही खा रहे हैं या फैट्स ही खा रहे हैं। आपकी डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसमें, वाइटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, रफेज सब होना चाहिए। अडोलसेंट मस्ट हैव वेल बैलेंस्ड डाइट, दिस इज़ बिकॉज आवर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द डाइटरी इनटेक। क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी डाइट पर भी डिपेंड करती है अडोलसेंट के टाइम पर। तो आपको डाइट अच्छी लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी फुल्ली ग्रो हो, आपका मेंटल स्टेट अच्छे से ग्रो हो, आपका सेक्सुअल स्टेज, रिप्रोडक्टिव पोर्शन सब कुछ अच्छे से ग्रो हो। तो आपकी डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अगर आप डाइट अच्छे से लोगे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है, अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा सोचोगे, ठीक है। अ वेल बैलेंस्ड डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स इन एडिक्वेट अमाउंट। जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। आपको यहाँ पर दिया हुआ है फ्रूट्स, राइस, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, मिल्क, एग एक्सेट्रा आर सर्टेन फूड्स दैट आर हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू। ये सब में हाई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउएवर नाउ अ डेज फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड आइटम्स एंड अदर जंक फूड आर गेनिंग इनॉर्मस पॉपुलैरिटी अमंग द अडोलसेंट। मगर फिर भी जो आजकल के अडोलसेंट हैं यानी 12 to 18 ईयर्स के बच्चे जो हैं आजकल, उनको ज़्यादा जंक फूड पसंद है कि या फ्राइड फूड पसंद है, ठीक है। द डेली कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड हैज़ इन्वाइटेड मैनी डिजीज़ इंक्लूडिंग ओबेसिटी, वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। मगर अगर आप रेगुलर बेसिस पर फास्ट फूड खाएंगे तो सबसे पहले तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, तो आपको उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका क्या है, आपको कई सारी बीमारियां लग सकती हैं, आप मोटे हो सकते हो, मतलब ओबेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा मोटा होना, ठीक है। और उसके बाद आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको भी ये अफेक्ट करेगी, फिजिकली भी और इमोशनली भी। पर्सनल हाइजीन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पर्सनल लेवल हाइजीन मेंटेन इंडिकेट्स क्लीनिनेस, एडिक्वेट रेस्ट, स्लीप,
फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा। अब पर्सनल लेवल के हाइजीन में क्या आता है कि आप अपने आप को क्लीन रखो, बॉडी को क्लीन रखो। अगर बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो रही है तो 2 बार ही नहाओ, ठीक है। हमेशा साफ़ सुथरे रहो, क्लीन क्लोथ्स पहनो, ठीक है। और रेस्ट प्रॉपर लो, स्लीप प्रॉपर लो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, ठीक है। अगर किसी को नींद नहीं आती है या फिर वैसे भी अगर आपको फिट बॉडी रखनी है तो अभी से ही फिजिकली एक्सरसाइज करना शुरू करो, ठीक है। एज वी ऑलरेडी नो अडोलसेंट इज द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, देयरफॉर वन मस्ट बी रेडी टू एम्ब्रेस द वेरियस प्यूबरिकल चेंज इन द बॉडी। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी अडोलसेंट एज है तो आपको ये बॉडी में जो भी चेंज आते हैं उसको एक्सेप्ट करो और उसको अच्छे से लेना सीखो। अगर आपको ऐसा लगेगा ये कैसा चेंज हो रहा है, मेरे पिंपल हो गए ऐसे, तो आप उसको अच्छे से नहीं ले पाओगे और आपको उस एज में बहुत ही नेगेटिवली आप अपने आप को ग्रो कर लोगे। स्वेट ग्लैंड्स आर मोर एक्टिव, स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है स्टेज पे, इसीलिए आपको ज़्यादा स्वेटिंग आएगी बजाय जब आप छोटे थे या जब आप अडल्ट हो जाओगे। तो इसमें क्या है, आपके हेयर ग्रोथ आने लगेंगे बॉडी में हर जगह जगह, ठीक है। तो ये सब नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट करिए क्योंकि सबकी बॉडी में सेम ही चेंजेस आते हैं। हेंस यू मस्ट मेंटेन क्लीननेस, और अपनी बॉडी को क्लीन रखिए, ठीक है। वॉश अच्छे से करिए, रेगुलर नहाइए, अपनी वॉशिंग आयनिंग जो क्लोथ की होती है वो। गर्ल शुड कीप देमसेल्फ क्लीन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो उसमें आपको क्लीनिनेस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आसपास अपने क्लोथ्स की क्लीनिनेस, ठीक है, अदरवाइज यू गॉट इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। रेगुलर वॉक आउटसाइड, आउटडोर गेम्स एंड वर्कआउट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अडोलेसेंट। और अगर आप रेगुलर वॉक कर रहे हो, आपको आउटसाइड गेम आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आउटसाइड के गेम खेल रहे हो बाहर के जिसमें फिजिकली आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो, मेंटली नहीं, वीडियो गेम खेल लिया, पबजी खेल लिया, ऐसी गेम्स नहीं, ठीक है, बाहर जाकर खेलिए। दीज हेल्प देम रिमेन फिजिकली फिट एंड हेल्दी, और जितना आप फिजिकली खेलेंगे उतना आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो होगी और आप फिट रहेंगे। अडोलेसेंट प्रेगनेंसी, As per the Marriage Act, the permit age for the marriage for the girls is 18 and for boys is 21. अब मैरिज एक्ट के हिसाब से हमारे कंट्री में गर्ल्स की मैरिज की एज 18 है और बॉयज़ की है 21. अर्ली मैरिज बिफोर 18 इज़ नॉट अलाउड एज द गर्ल आर टू अर्ली एंड इमेच्योर. क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि 18 से पहले लड़कियां बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होती हैं, बहुत ज़्यादा एक तो छोटी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है. शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली फॉर द मदरहुड, और इसीलिए मदर बनने के लिए वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से प्रिपेयर नहीं होती. दिस कुड रिजल्ट इन मेंटल अबोनी और अदर हेल्थ प्रॉब्लम बोथ फॉर द मदर एंड द चाइल्ड. और इस एज में अगर बच्चों की जैसे गर्ल्स की या बॉयज़ की शादी कर देते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जो मदर होती है उनकी खुद की बॉडी के लिए और जो चाइल्ड उनके अंदर होता है उसके लिए भी, और बहुत ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इन दोनों की डेथ हो सकती है. से नो टू ड्रग्स. अब ड्रग्स को क्या है, नो बोलिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. एज वी नो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द हार्मोनल फ्लक्चुएशन लेवल इज़ यूजुअली वेरी हाई. जैसे हमें पता है कि हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी खुश हो अभी दुखी हो, कोई भी बात आपको बहुत जल्दी लग जाती है. दिस इम्पैक्ट आर इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी अ बिग वे. और इसीलिए हमारी दिमाग सोचने की तरीका, हमारा इमोशनल तरीका, ये सब को इफ़ेक्ट करता है हमें, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे. दिस कुड लीड टू पुअर डिसीजंस इन मेकिंग एट टाइम्स. और ऐसे में हम गुस्से में, क्योंकि हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं इस एज में, तो बहुत सारे गलत डिसीजंस हम ले सकते हैं कि ये नहीं ये कर लेते हैं, ये नहीं ये कर लेते हैं. फ्यू पीपल डिनाई द डेंजर ऑफ ड्रग यूज़. और कुछ लोग जो होते हैं डिनाई करते हैं कि आप ड्रग्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें. कई सारे टीन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं. ड्रग्स इन द सेंस सिगरेट हो गया, शराब हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि पीते होंगे तो कैसा लगता होगा या कैसा होता होगा, ठीक है. दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स. और इसीलिए आपको ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, बिकॉज ड्रग्स अफेक्ट आर हेल्थ. आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, ठीक है. आपको एकेडमिक में, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों में पढ़े रहोगे तो आपको जो भी आपका क्लास में जिसमें भी हो वो उसमें फेल कर जाओगे. जेपटाइज सेफ्टी, आपकी जो सेफ्टी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी. ड्रग्स आर यूज फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन मैनी कंट्रीज. बहुत सारे देशों में बहुत समय से ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है. द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स हैड इंक्रीज
फ्रॉम लेट 1960 एंड 1970, 60s और 70s से जो है 1960s और 1970s से ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग्स आर क्विकली टेक ओवर आवर लाइव्स, और बहुत जल्दी हमारे बॉडी पे टेक ओवर कर लेती है। आपने देखा होगा सिगरेट कोई आप एक बार ट्राई कर रहे हैं, कोई 2 बार ट्राई कर रहे हैं, थोड़े टाइम में आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब डब्बियाँ 10 सिगरेट्स एक दिन में, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये चीज़ें जहर की तरह घुल जाती हैं और आप इनके बिना रह नहीं पाते, आपकी बॉडी इफेक्ट करने लग जाती है। आपने देखा होगा जो रेगुलर शराब या रेगुलर सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उनकी बॉडी कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। वो 30-35 की उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है ज़्यादातर लोगों की, क्योंकि ड्रग्स जो है आपकी बॉडी को बिल्कुल अंदर से खा जाता है। Friends and acquaintances have the greatest influence of using the drugs during adolescence. अब फ्रेंड्स जो आपके हैं, आपके किस तरीके के फ्रेंड्स हैं, अगर वो खुद शराब सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको भी करेंगे, एक बारी में कुछ नहीं होता, पी लो, बट दिस इज़ योर डिसीजन, ठीक है। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि अब मेरे को ये नहीं करना है, अभी नहीं, कभी नहीं करना है। ड्रग्स आर केमिकली दैट चेंज द वे पर्सनस बॉडी और माइंड वर्क। ड्रग्स एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके बॉडी का और आपके माइंड का काम करने का तरीका ही बदल देता है, आपकी हेल्थ को बिल्कुल ख़राब करके रख देता है, आपके ब्रेन को डैमेज कर देता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, आपके कई सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। ड्रग्स आर डिप्रेसेंट दैट स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ द सर्टेन नर्वस सिस्टम। ड्रग्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके दिमाग को के काम करने के तरीक़ों को स्लो डाउन कर देती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आसपास की चीज़ें नहीं समझ में आती, और धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। सम ऑफ द इलीगल ड्रग्स आर मैजुआना, कैस्टासी, कोकेन, LSD, क्रिस्टल मीथ एंड हेरोइन। ये सब कुछ इलीगल ड्रग्स हैं जो लेना एक तो कानूनी बहुत ज़्यादा गुनाह है, ठीक है। आपको जेल हो सकती है, कई सालों की जुर्माना भर सकता है। ड्रग्स आर कंज्यूम्ड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से लिया जाता है, जैसे मुंह में आप सीधा डाल लेते हैं या उसको नाक से सूंघ लेते हैं, ठीक है। इंजेक्शंस के उसमें आप स्किन पर अप्लाई करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसको स्मोक करते हैं। व्हेन अ पर्सन इज एडिक्टेड टू द ड्रग्स बिकम सो इम्पॉर्टेंट दैट अ पर्सन कैन नॉट मैनेज विदाउट इट। एक बार अगर आपको ड्रग्स की आदत लग गई तो वो आपके लिए इतने ज़रूरी हो जाएंगे कि उसके बिना आपको सोना, उठना, नहाना, धोना कुछ याद रहेगा नहीं, ठीक है, और आप बिल्कुल उसके एडिक्ट हो जाएंगे। ड्रग्स यूज डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन लीड्स टू एकेडमिक फेलियर एंड पुअर सोशल स्किल्स। और आपको ड्रग्स की इतनी आदत पड़ जाएगी क्योंकि आपको भी पता है कि सोशली आप कर नहीं सकते हो, तो सोशल आपकी लाइफ जो है, फ्रेंड्स, फैमिली सब छूटते चले जाएंगे, आप फेल होने लग जाओगे, ठीक है। स्ट्रेस प्ले अ मेजर रोल इन ड्रग्स यूज एंड कॉन्टिन्यूइंग ड्रग अब्यूज़। जो स्ट्रेस होता है वो मेजर रोल प्ले करता है ड्रग्स का, जो आप यूज़ करते हैं, और ड्रग अब्यूज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपको लगता है ये ले लेते हैं, ठीक है, इससे माइंड शांत हो जाता है। वो एक्चुअली आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है और धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, ठीक है। It also creates problem in our family, schools and with friends. The person affect becomes slower. They will have to trouble in working and doing things which required any physical or mental coordination. आप किसी भी ऐसे काम को नहीं कर सकते जिसमें आपका फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन चाहिए हो, ठीक है। आपको कुछ समझ आएगा नहीं, काम आप कर नहीं पाएंगे, फ्रेंड्स, फैमिली सब आपके छूटते चले जाएंगे। In spite of knowing the harmful effect of drugs, people spend a lot of money and consume them, forget देयर वरीज और सॉरो एंड सीक हैप्पीनेस। और इतनी सारी हार्मफुलनेस होने के बाद भी कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी सारी वरी जो है, उनकी सारी चिंता जो है वो दूर हो जाएंगी और खुश हो जाएंगे वो, मगर ऐसा नहीं होता है। वंस अ पर्सन इज एडिक्टेड इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स। अगर एक बार कोई भी एडिक्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए इस चीज़ को छोड़ना। ड्रग्स गेट अस इन्वॉल्व इन मैनी इलीगल एक्टिविटीज सच एज क्राइम, थ्रेफ्ट। और क्या होता है, जब आपको ड्रग की आदत पड़ जाती है तो आपको कई और ख़राब आदतें भी पड़ जाती है। पैसे नहीं मिल रहे तो आप क्रिमिनल बन जाते हो, ठीक है, किसी को क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे और ड्रग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, तो चोर बन जाते हो, क्रिमिनल बन जाते हो। इट लीड्स टू सेक्शुअल असॉल्ट एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। कोई आपको कुछ भी देने के लिए, मतलब कि मैं तुमको ड्रग्स दूंगा, तुम मेरा ये काम कर दो, तो आपको सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस ड्रग्स के लिए। यंग पीपल यूज़ ड्रग्स बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी, पीयर प्रेशर, बॉर्डम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फॉर प्लेजर। अब
यंग पीपल जो होते हैं, एडोलेसेंट एज में जो होते हैं, वो ड्रग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक तो उनको बड़ी इच्छा होती है जानने के लिए कि कैसा लगता है, ठीक है। फिर उनके ऊपर पीयर प्रेशर, यानी आसपास के जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं कर लिए, हम भी तो कर रहे हैं, ठीक है। आसपास के दोस्त जो है वो प्रेशर बना देते हैं, बोर्डम यानी बोर हो रहे हैं तो कर लेते हैं। आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप लोग ये करने लग जाते हैं, या फिर अगर प्लेजर के लिए कि मज़ा आ रहा है, ठीक है, कर लेते हैं। During this period, adolescents are very susceptible to bad habits like drinking, smoking, taking drugs, etc. Once someone is addicted to these habits, become very difficult for them to recover and come out it easily. यानी अगर एक बारी कोई ड्रग का एडिक्ट हो गया है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है कि वो उस टाइम पीरियड से बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमें ड्रग्स का जो यूज़ है वो नहीं करना चाहिए। इसके